तैयार हो जाइए बाजार के बड़े एक्शन के दिन के लिए, क्योंकि कल है वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन और साथ ही बजट की पूरी तैयारी भी। और इससे ठीक 3 दिन पहले ट्रेडिंग सेशन कमजोरी भरे रहे हैं। आज भी सुस्त और कमजोर शुरुआत के हैं आसार। उसके बाद क्या, लेंगे इसी सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, अच्छा ही रहा कल भारतीय बाजार बंद थे। सही वक्त पर छुट्टी आई, सही वक्त पर छुट्टी है। एब्सोल्युटली, नहीं तो 3 दिनों की जो कमजोरी थी जी, कल शायद थोड़ी और आगे बढ़ सकती। कल एशिया का हाल बड़ा बुरा था, बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। और हांगकांग ने जितनी कमाई की सोमवार के सेशन में वो कल गंवा दी। तो चलिए आज थोड़े से राहत दें। बड़े ट्रिगर्स आज के लिए क्या है जिनके दम पर भारतीय बाजार आज आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। दाव 2 दिनों में एकदम सपाट रहा है, सिर्फ 50 पॉइंट फिसला है, कोई खास बात नहीं। दिन भर काफी वॉलेटिलिटी रही है। दोनों ही ट्रेडिंग सेशन अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव भरे रहे, लेकिन बंद होते होते रिकवरी भी आती हुई दिखी। तो 2 दिनों की मिलाकर हम बता रहे हैं, कल रात की और परसों रात की दोनों मिलाकर 50 अंकों की कमजोरी रही है। सरकारी गाड़ियों के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी आ चुकी है। इंतजार सारी गाड़ियों के लिए है, लेकिन सरकारी गाड़ियों की स्क्रैपेज पॉलिसी से क्या संकेत मिल रहे हैं, इसे हम थोड़ी देर में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ऑटो कंपनियों के लिए, ऑटो कंपनियों के शेयरों के लिए इसकी क्या मायने, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एलएनटी के नतीजे मजबूत रहे हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती हुई दिखी है, ये एक अच्छा संकेत। और इसको भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही स्टॉक क्राफ्ट का आईपीओ पहले दिन लगभग भर चुका है पूरा, और होम फर्स्ट फाइनेंस के आईपीओ को भी रेस्पॉन्स तगड़ा मिला है। 53 गुना क्यूआई भी आपने कहा भी था लगाना चाहिए पैसा, अच्छी लिस्टिंग गेन्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं। एलएनटी की रिजल्ट्स भी आज विस्तार से बातचीत करेंगे। बिल्कुल सर। तो चर्चा करते हैं सर। पहले थोड़ा ये जरा ग्लोबल सेटअप ही समझाएं। 3-4 दिनों से ये नर्वसनेस दिख रही है। हालांकि गिरावट यूएस में इतनी बड़ी नहीं हुई, बट काफी ज्यादा वॉलेटाइल सेशन रहा है। आज फेड की भी पॉलिसी आएगी, आईएमएफ ने ग्रोथ अनुमान बढ़ा है, तो फिर ये नर्वसनेस कहां से आ रही है सर? पता नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि तूफान के पहले की खामोशी है दीप। काफी लंबा समय हो गया अमेरिकी बाजार एक तरफा तेजी दिखाकर, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, बिल्कुल बाइडेन साहब के राष्ट्रपति बनने तक जी। अब व्हाट नेक्स्ट ट्रिगर चाहिए जी, बढ़ने या घटने के लिए। Correct. और जब आपके पास बढ़ने के सारे ट्रिगर्स खत्म हो जाते हैं और मूड, माहौल, सेंटीमेंट, पैसा है, लेकिन बढ़ने का ट्रिगर नहीं, तो फिर आप सुस्ती दिखाते हैं। बिल्कुल, ये अमेरिकी बाजारों में हो रहा है। तो क्या वो ट्रिगर आज रात फेड से आ सकता है? क्योंकि जो अंदाजा लगा रहे हैं लोग वो ये कि पॉलिसी में तो कोई बदलाव होगा नहीं, ब्याज दरें जस की तस रहेगी। वैसे भी उन्होंने कहा है कि 2 साल तक तो बढ़ाने वाले हैं नहीं, और ऐसे डेटा भी कोई इतने मजबूत है नहीं। भले आईएमएफ ने थोड़ा सा अनुमान ऊपर किया हो, लेकिन इस अनुमान को ऊपर करने में आगे चलते हुए इकोनॉमी ज्यादा बेहतर होगी, ये अनुमान उनका नहीं। जबकि पहले वाला अनुमान गलत था कि बहुत खराब होगी। डिफरेंस पहले गलत अनुमान लगाया था, उसको सही करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि इकोनॉमी वाकई में बहुत बढ़िया करे, सिर्फ ये है कि पहले जितना खराब सोचे थे उतना खराब नहीं हो रहा है, इसलिए अनुमान रिवाइज करें। दोनों में फर्क है जी। एक तो मैं कहूँ कि दीप आप बहुत अच्छे हैं, और मैं कहूँ कि आप बुरे नहीं हैं। क्या अच्छा लगेगा? क्या आपको? अच्छा लगेगा? तो आपको अच्छा वो लगेगा आप अच्छे हैं, बुरे नहीं है, मतलब ठीक है। तो यही वाला चीज है कि इकोनॉमी उतनी बुरी नहीं है जी, लेकिन इकोनॉमी अच्छी है, वैसा कुछ नहीं कह रहे हैं। तो आज फेड की मीटिंग में फिर से एक शब्द आपको याद होगा जो हमने पिछली बार सुना था, 2008 के बाद में जो पैसा फेड ने डाला था अमेरिकी बाजारों में, बाकी सेंट्रल बैंक्स ने दुनिया में, और उसके बाद जब वो वापस खींचना शुरू किया टेपर, तो टेपरिंग वापस कब शुरू हो सकती है, इसको लेकर अंदाजा लगा रहे हैं लोग। सोच रहे हैं कि शायद आज जेनेट लेन से ही आपको सुनने को मिले, सॉरी जेरेमी पावेल से सुनने को मिले, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, पावेल साहब से सुनने को मिले कि वो इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे या नहीं। डरावना शब्द है सर, डरावना शब्द है मार्केट के लिए डरावना शब्द है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा आज होने वाला है, लेकिन अमेरिका में लोगों का अंदाजा है, तो वो भी कुछ सोच समझ कर कह रहे होंगे। हम अमेरिका के बाजारों के विशेषज्ञ तो है नहीं, हमें हमारे बाजार ही समझ में नहीं आते, अमेरिका कहाँ से समझेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की फेड की बैठक के बाद शायद आपको डायरेक्शन ग्लोबल मार्केट से आता हुआ दिखे। तो अगले 2-3 सेशन बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। आज अगर डायरेक्शन मिल जाता है बाजार बंद होने के बाद, कल आपको एक्सपायरी देखनी है, परसों आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा बजट के दिन के पहले का, फिर सोमवार को बजट। तो ये अगले 2-3 सेशन बस भगवान बहुत सारी ठीक ठाक शांति से निकाल दे बस। और सर नतीजे भी काफी सारे आने वाले हैं। कल 15 कंपनीज के नतीजे हैं सर वायदा कारोबार। एब्सोल्युटली, कल लंबी लिस्ट है। मतलब ट्रेडर्स की मतलब जान सुखी रहेगी बिल्कुल, एकदम गले में अटकी हुई है सर। तो सर आज की पोजीशंस और आज के मार्केट सेटअप पर भी आपसे चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। पर बड़ी खबर जो आती हुई है, और हमने बताया भी था, स्क्रैपेज पॉलिसी
इन पार्ट आ गई है, टोटल नहीं आई है, बट एटलीस्ट सरकारी व्हीकल्स के लिए आ गई है और कंपनीज को कोई इंसेंटिव नहीं देना पड़ेगा। तो इसको कैसे देखें सर? दीप, दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो ये स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है, क्यों आ रही है, ये थोड़ा सा दर्शकों को समझ लेना चाहिए। बेसिकली सरकार का इरादा ये है कि जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं, चाहे वो सरकारी गाड़ियां हों, चाहे आपकी हमारी गाड़ियां हों, चाहे वो ट्रक्स हों और कमर्शियल व्हीकल्स हो, चाहे पैसेंजर कार्स हों या दूसरी गाड़ियां हों, ये एक समय के बाद सड़क से हट जानी चाहिए जी। क्यों? क्योंकि इससे पोल्यूशन बहुत फैलता है जी। तो वो पोल्यूशन कंट्रोल में आए, इसके लिए वो गाड़ियां हटाना चाहते हैं। सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है। अब ऑटो कंपनी इसमें अपना एक बिजनेस देख रही है कि अगर पुरानी गाड़ियां हटने का सिलसिला कंपल्सरी हो जाए या पुरानी गाड़ियां अगर आप चलाते हैं तो उस पर इतना टैक्स लगाया जाए कि आपको लगे नई गाड़ी ले लें, राइट, तो हमारे लिए बड़ी फायदे की बात होगी। और इसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बन रही है। कैसे? एक और, जहाँ कोई आदमी नई गाड़ी खरीदे तो उसे इंसेंटिव मिले जी, कि मैं पोल्यूशन वाली पुरानी वाली गाड़ी बेचकर मैं नई कम पोल्यूशन वाली या बिना पोल्यूशन वाली गाड़ी खरीदूं तो मुझे इंसेंटिव मिलना चाहिए जी, करेक्ट। और ऑटो कंपनियों के लिए भी अच्छा है कि उन्हें गाड़ियां ज़्यादा बिकेगी, सरकार के लिए अच्छा है कि पोल्यूशन कंट्रोल में होगा, और ऑटो सेक्टर चलता है तो देखो ग्रोथ आती है। ये सारी विन विन सिचुएशन है सर। अब कल क्या हुआ, आई मीन वीकेंड पर क्या हुआ है? दो चीज़ें। पहला, सरकारी गाड़ियों की स्क्रैपेज पॉलिसी आ चुकी है जी। दूसरा, प्राइवेट गाड़ियों के लिए डिस्कशन पेपर आया है जी, राइट। तो पहले सरकारी गाड़ियों की पॉलिसी लाकर सरकार ने एक इरादा साफ कर दिया कि अब स्क्रैपेज पॉलिसी ज्यादा दूर नहीं। जो गडकरी साहब काफी लंबे समय से, उनका बस चलता तो साल भर पहले ही ले आते जी। ये तो इधर उधर सारे डिपार्टमेंट्स में अटकी पड़ी है, करेक्ट। अदरवाइज वो तो बहुत ही स्ट्रांगली लाने के मूड में। तो पहली चीज तो उन्होंने, भाई मैं सरकारी गाड़ियों पे तो कर ही रहा हूँ, इस पे तो मुझे किसी से नहीं पूछना जी। तो वो कर दिया है। वो सरकार का विल पावर दिखा रही है। और हमने खबर भी की थी कि बजट में आ जाएगा या बजट के पहले आ जाएगा, तो एक तरह से हमारी खबर पर मोहर भी लगी। कम से कम सरकारी कंपनियों के लिए, सरकारी गाड़ियों के लिए तो आ गई। अब बजट में आने की संभावना बन भी सकती है, या अब चूंकि संकेत दे दिया, डिस्कशन पेपर है, तो हो सकता है बजट के बाद सरकार लाए। लेकिन अब इसमें है क्या, दो तरह की गाड़ियां हैं। कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं, ट्रक्स वगैरह, अल्टीमेटली सबसे ज्यादा वो चलती है, बिल्कुल, और सबसे ज्यादा पोल्यूशन उनसे होता है। अगर ये डिस्कशन पेपर लागू किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत इंसेंटिव है कंपनियों के लिए। ये पॉलिसी नेगेटिव है। क्यों? कि ऐसा आप फाइन नहीं लगा रहे, फाइन से मतलब ग्रीन टैक्स, पेनल्टी, वो नहीं लगा रहे कि मैं तुरंत ही भागकर नई गाड़ी खरीदूं, करेक्ट। तो वो एक बड़ी दिक्कत की बात है। और दूसरा, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 15 साल के बाद टैक्स है। 15 साल कौन गाड़ी चलाता है? 7-8 साल में तो कर ही देते हैं, वैसे हो जाती है। 15 साल के बाद तो आपकी गाड़ी जितना वजन है लोहे का, करेक्ट, उसी के भाव में बिकती है, बिल्कुल। तो आप वैसे स्क्रैपेज में लोहे के भाव में बेच दो, तो वो वाली चीज। तो इसलिए अच्छा, दूसरी चीज जो कमर्शियल व्हीकल्स का तो समझ में आता है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स के लिए सिर्फ आप एज से अगर ये करेंगे कि ये 10 साल या 15 साल पुरानी, इसलिए इसे स्क्रैपेज में डाल, फर्ज करें किसी के पास 2 गाड़ी है और 2 हाई एंड कार्स है जी। और आजकल के हाई एंड कार्स लोग लेना ही इसलिए पसंद करते हैं कि लग्जरी के साथ साथ वो पोल्यूशन फ्री है, बिल्कुल। तो अगर कोई गाड़ी, किसी के पास एक मर्सिडीज, किसी के पास एक समझ लीजिए क्रेटा है, वो क्रेटा ज्यादा चलाएगा, मर्सिडीज कभी कभी निकालेगा, ठीक है। तो आज वो मर्सिडीज अगर 10 साल में 25,000 किलोमीटर ही चली है फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट, तो उस पर भी आप वही टैक्स लगाएंगे जो एक क्रेटा 50,000 5 साल में चल गई जी। तो फर्क है ना। तो मुझे लगता है थोड़ा और इस पर डिस्कशन होने की जरूरत है। फाइनल पॉलिसी क्या आएगी ये देखना होगा, लेकिन अभी तक की जो पॉलिसी है उसे देखकर मुझे, अगर मैं एक ऑटो कंपनी हूं तो मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। तो ये जो तेजी हुई है ऑटो स्टॉक्स में, एंटिसिपेशन में, ये शायद थोड़ी ज्यादा हो चुकी है। ब्रेक लगना चाहिए, ब्रेक लगना चाहिए, ओके, ब्रेक लगना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि, अच्छा, दूसरा ये कि इंसेंटिव वाली बात है जी। तो इंसेंटिव कितना दिया जाए उस पर भी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो जितना ज्यादा आप इंसेंटिव देंगे उतना ज्यादा। 3% की बात हो रही थी, करेक्ट। मुझे नहीं लगता कि अगर इंसेंटिव पर चुपचाप ही मुझे फिगर कुछ दिया नहीं है। हाँ, तो अब अगर आप डिस्कशन पेपर में कोई एक इंडिकेशन ही नहीं दे रहे कि इंसेंटिव कितना होना चाहिए, तो एज ए कंज्यूमर मुझे पता नहीं, एज ऑटो कंपनी उन्हें पता नहीं। अब फाइनली वो अल्टीमेटली सबसे बड़ा की ट्रिगर है वो इंसेंटिव पर है। आप नई गाड़ी खरीदने के लिए इंसेंटिव कितना देते हैं? एग्जैक्टली। एक नई गाड़ी नहीं खरीदने पर थप्पड़ कितनी मारते हैं जी, पेनल्टी जी। ये दोनों चीजों से डिसाइड होगी। बाकी कोई चीज, देखो हिंदुस्तान में कोई भी चीज करवानी हो ना, उसका एक ही तरीका है इंप्लीमेंट करने का, टैक्स छूट। आज आप बताओ, अगर ATC बंद कर दे जी तो कितने लोग 1.5-2 लाख रुपए भी बचाएंगे? नहीं करेंगे सर।
तो हम है ना मतलब जहां टैक्स बचता है वही काम करते हैं। तो अगर आप टैक्स बचाने वाली पॉलिसी बनाएंगे, इंसेंटिव देने वाली पॉलिसी बनाएंगे तो स्क्रैपेज पॉलिसी सक्सेसफुल है, नहीं तो जो चल रहा है चली जाए। अब 1500-2000 रुपए अगर मुझे एडिशनल टैक्स भरना पड़े और मेरी गाड़ी चल रही है 10 साल 15 साल पुरानी है, तो चलाते रहेंगे लोग, क्या फर्क पड़ता है। वही बात है बोले इतना तो हम घिस लेंगे इसको वैसा है। तो थोड़ा और इस पर हाँ, थोड़ा और विचार से अभी action तक की चाहिए। पॉलिसी से मुझे नहीं लगता ऑटो कंपनियों के लिए अच्छी नहीं ना। है बिल्कुल। तो आज थोड़ा इम्पैक्ट जो डिस्कशन पेपर है ये फाइनल नहीं है, लेकिन डिस्कशन पेपर से ऑटो कंपनियों को खुश होने की कोई जरूरत नहीं। समझे सर। तो थोड़ा एक फाइनल ड्राफ्ट जो आता है वहां पर नजर रखेंगे। अच्छा सर, आईपीओ मार्केट गरम एक्शन है और पहले दिन स्टोवक्राफ्ट पूरा हो गया और होम फर्स्ट जहाँ पे तो आपने कहा था अच्छे लिस्टिंग गेन आ सकते हैं, वहाँ पर तो हमने देखा सर 27 टाइम्स सब्सक्रिप्शन का बंद हुआ। क्या करना चाहिए? जो मार्केट मूड माहौल बिगड़ रहा है, अभी भी 2 दिन बाकी हैं स्टोवक्राफ्ट के लिए, कुछ रिवाइज करें व्यू या क्या करें? देखिए दीप, इसमें बहुत क्लियर कट है। मैंने सिर्फ आईपीओ मार्केट की गर्मी है, मार्केट का मूड माहौल है, इसलिए आपको हाई रिस्क एपेटाइट वाले एग्रेसिव इन्वेस्टर दोनों ही साथ में लगाया है। हाई रिस्क एपेटाइट वाले एग्रेसिव इन्वेस्टर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाए पैसा। तो अगर आपको थोड़ा भी मार्केट से डर लग रहा है, आप स्किप कर दीजिए, कौन सा फर्क पड़ता है। एक आईपीओ में पैसा नहीं लगाया, नहीं बनाया तो कौन सा फर्क पड़ता है। तो होगा, छोटा मोटा लिस्टिंग गेन हो जाएगा। लेकिन मैं फ्रेंकली बोलूं, जिस तरह का वैल्यूशंस है, मुझे बहुत कंफर्ट इसलिए नहीं कि कुछ ज़्यादा छोड़ा नहीं है इन्होंने। मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा, लिस्टिंग पे आपको थोड़ा पैसा बन जाएगा, नहीं रहा तो भाव के आसपास लिस्ट हो जाएगा, 385 रुपये का जो भी प्राइस है। तो इसलिए अगर आपको रिस्क नहीं लेनी है, अगर आपको लगता है एक छूट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, समझ। बाकी अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, सिर्फ लिस्टिंग गेन। हाँ, मतलब वो पहले दिन थैंक यू वेरी मच, समझ गए सर। ठीक है। अच्छा, नतीजों के लिए बड़ा दिन है सर। एलएनटी के नतीजे थोड़े अनुमान से कम आय आती हुई दिखी है, बट ओवरऑल ऑपरेशनली अच्छे नतीजे रहे और ऑर्डर इनफ्लो सर दमदार ऑर्डर इनफ्लो और मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी बुलिश रही है। मुझे एलएनटी से ज्यादा एलएनटी के नतीजों को इकोनॉमी के लिहाज से देखने में इंटरेस्ट है। और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री जिसमें वो कहते हैं कि पहली बार हमें इकोनॉमी में अपटिक अच्छे संकेत आते हुए एग्जैक्टली, ये थोड़ा मुझे सरप्राइजिंग लगा है। एलएनटी ऐसा कह रहा है, एलएनटी कह रहा है, और ये अच्छी चीज है जी। तो अगर, और वो बोल रहे कि सरकार दबाकर खर्चा कर रही है, सबसे ज्यादा ऑर्डर सरकार से मिल रहा है, वाली 25,000 करोड़ का एक सिंगल बुलेट ट्रेन का ऑर्डर आप अलग भी रख लें, उसे भी निकालें उसके हटाकर भी, और अब तक के सबसे हाईएस्ट ऑर्डर इनफ्लो एक तिमाही के हैं। तो मैं एलएनटी के नतीजों को एलएनटी के लिहाज से नहीं कंपेयर कर रहा हूं, मैं इकोनॉमी के लिहाज से देख रहा हूं, और इसीलिए मैं डिस्कशन भी कर रहा हूं कि अगर ये संकेत है कि सरकार खर्चा करने को तैयार है, अगर ये संकेत है कि एलएनटी को इकोनॉमी में अपटिक दिख रही है, और अगर ये संकेत है कि एलएनटी कॉस्ट कटिंग के साथ इतनी तगड़ी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दे रही है। मेरे इस साल के 2 स्टॉक याद है ना, आईटीसी और एलएनटी। बस मेरा एलएनटी पे भरोसा बरकरार है। तो भले ही आज बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं है, डाउनग्रेड कुछ भी नहीं है, लोगों को पता था रिजल्ट अच्छे आएंगे। बायोडिस वाला स्टॉक है, ये स्टॉक है जिसमें एसआईपी करनी चाहिए। ओके, इन लेवल्स पे भी? हाँ, एसआईपी मतलब तो हर लेवल पर किसी भी, ये और आईटीसी 2021 के लिए एसआईपी कीजिए। समझ गए सर। ये दोनों स्टॉक मेरे लिए इस साल के बिल्कुल ब्लू चिप्स। चलिए, और दोनों ही कहीं ना कहीं इकोनॉमी से भी, तो मैं आज के नतीजे पर ऊपर नीचे वो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो छोड़ दीजिए, ये आजकल वाले स्टॉक ही नहीं है, ठीक है। ये एलएनटी की जो मतलब इससे बढ़िया रिजल्ट्स की आप उम्मीद नहीं कर सकते, करते हैं तो फिर आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक है। 10.5-11% के मार्जिन के सामने 12% से ज्यादा की मार्जिन आना मजाक नहीं है जी, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। और ऑलरेडी 28,000 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए L1 भी हैं, तो वो तो मिल ही जाएंगे। हाँ, एक और चीज देखो, आप किसी कंपनी में क्या देखते हैं कि 5-10 साल चलेगी नहीं चलेगी। हाँ, अभी हमने सेंसेक्स 50,000 पर किया, पहले दिन से सेंसेक्स में 1979 से आज तक है 100%, और अब तक के सबसे हाईएस्ट इनफ्लोज हैं। 3 लाख करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर बुक है जी सर। अब आपके 3 लाख करोड़ तक का तो काम पड़ा है ना, हाथ में नया है ना है। Correct. अब इससे ज्यादा विजिबिलिटी क्या चाहिए आपको? और मैनेजमेंट ट्रांजिशन कितना बड़ा है, नाइक साहब के बाद भी कंपनी एकदम अच्छा, किसी दिन जब इनका मन करेगा, धीरे धीरे कर भी रहे हैं वैल्यू अनलॉकिंग, एक एलएनटी फाइनेंस अलग किया, टेक्नोलॉजी अलग किया, ये सब किया। अच्छा, जहां एग्रेसिव होना है एम्फेसिस को पकड़ के ले लिया जी, क्या गजब मैनेजमेंट है। हाँ सर, ये ऐसी कंपनियां चाहिए हिंदुस्तान में। बिल्कुल।
तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो स्टॉक। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, अनिल जी ने पहले भी कहा था 2021 के लिए नजर रखिए और अभी भी कह रहे हैं एसआईपी के लिहाज से यहाँ पर आप एक्शन देख सकते हैं। आईटीसी एक और स्टॉक पसंद है, एचयूएल उसके पीयर, उसके आज नतीजे आएंगे तो दमदार एक्शन होने वाला है बाजार में सर। तो एक्शन की शुरुआत करते हैं सर, कैसे देखें आज के क्यूज? संकेतों में देखिए आज ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं। आपको एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, कितना दिख रहा है अभी आजकल? 100 है कि अभी 55 ही जाएगा सर, कम हो गया। हाँ, तो 55, तो इसका मतलब ये कि ये काफी नीचे खुलेगा करीबन। हम बंद हुए थे 14,228 के आसपास कुछ बंद हुए थे, 238 पर बंद हुए थे, और उस हिसाब से तो लगभग 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है जी, क्योंकि निफ्टी में प्रीमियम घटकर रह गई थी सिर्फ 14 पॉइंट की, तो लगभग 14,150 के आसपास खुलने के संकेत है। तो ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है। एफआईज के संकेत मैंने पॉजिटिव साइड पर लिखे हैं, डेस्पाइट सेल फिगर है, ये मैं विस्तार से बताऊंगा। घरेलू फंड्स के नेगेटिव है, वायदा कारोबार के पॉजिटिव है दीप, वायदा कारोबार के संकेत। सेंटिमेंट कॉशियस और ट्रेंड मेरा न्यूट्रल हो गया है, 14,350 के नीचे ट्रेंड न्यूट्रल हो गया। और बैंक निफ्टी भी मुझे 2 दिनों से जो क्लोजिंग दे रहा है, मुझे ट्रेंड न्यूट्रल किया है मैंने। अच्छी बात तो ये है कि एटलीस्ट वायदा कारोबार एक दिन एक्सपायरी से पहले पॉजिटिव है, वो समझेंगे सर। फंड फ्लोज पर भी बात करनी है, पर लेवल्स और रेंज आज की समझाएं। 14,150 आज की रेंज है, वहीं पर आप खुलेंगे। देखिए ये रेंज सुबह 7 बजे की बनी हुई, लेकिन अभी वहीं पर आपको निफ्टी इंडिकेशन आ रहा है। इसके नीचे 14,050 आखिरी उम्मीद है सपोर्ट के तौर पर। साइकोलॉजिकल लेवल भी है 14,000 का। एक अच्छा करेक्शन 7%, 6% का हो जाएगा 14,753 के हाई से, तो वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाय लेवल है। 14,350, 14,375 तुरंत ऊपर रुकावट की रेंज है, जिसे पार करना थोड़ा मुश्किल है। किया तो 14,425, 14,475 परफेक्ट सेल जोन, वहां पर बेचनी चाहिए। अब 14,500 पार करने में पसीने आ जाएंगे। परसों सोमवार को भी हम यही बात कर रहे थे, 14,475, 14,525 कंजेशन जोन है, 14,490 के हाई से घूम गया सप्लाई वहीं पे, ये सेम सप्लाई जोन है। बैंक निफ्टी 30,931,000 छोटी रेंज है सपोर्ट के तौर पर, वहीं पर हम खुलेंगे इस रेंज में, लेकिन इस रेंज को होल्ड कर पाएंगे मुझे संदेह है। तो इसके बाद नीचे 30,400, 30,550 फाइनल निफ्टी का, माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल कर आता है जी। ऊपर 31,500, 31,650 हाई रेंज है, जिसे पार नहीं कर पाएंगे। फिर भी 31,725, 31,850 फाइनल बड़ी रेंज है, जहां पर डेफिनेटली आपको बिकवाली करनी चाहिए। ओके सर, दिन की रेंज क्या रहेगी? दिन की रेंज के लिए आज से 14,150, 14,350, 14,100, 14,425 मीडियम रेंज होगी जी, और बड़ी रेंज 14,050 से लेकर 14,475 की, ये 3 रेंज निकल कर आती है। रेंज क्रिस्टल क्लियर है, डेटा एकदम साफ है, कोई दिक्कत नहीं। 10-15 पॉइंट, 5-10 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, बट अदरवाइज डेटा एकदम साफ निकल कर आए दीप। ओके, अगर बैंक निफ्टी की तरफ नजर डालें सर, 31,000, 31,500 ये आपकी दिन की रेंज है छोटी वाली। इसके नीचे 30,900, 31,650 मीडियम रेंज बनेगी। 30,550, 31,725 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर आप लेकर चल सकते हैं बैंक निफ्टी पर। अंडरस्टूड। हाँ, दिन भर सोमवार को बैंक निफ्टी मजबूती रहा, लास्ट में आखिरी में आधे पौन घंटे में नजर लग गई नहीं तो अच्छा खासा हरे निशान में बंद होने की कोशिश कर रहा था। तो बैंक निफ्टी ने दम जो तोड़ा ना, देखो आप कैसा लास्ट में आधे पौन घंटे में 2:30 बजे के बाद, नहीं तो बढ़िया था। मतलब दिन भर इतना लग रहा था कि बैंक निफ्टी संभालेगा, एंड में गिव अप कर दिया। यस, ठीक है, ये तो रहा संकेत जहां तक आज के लेवल्स का सवाल है। नजर रखिए इस रेंज पर। अगर सर बात करें एफआईज और पीसीआर सेटअप की, तो क्या दिख रहा है? एफआईज की लॉन्ग पोजीशन बढ़ गई 5%, 59% से 64%, जैसा उम्मीद थी जी कि अब यहाँ पर बेचेंगे नहीं, खरीदेंगे। आगे डेटा में बताऊंगा। हाँ। बिल्कुल परफेक्ट था अंदाजा। अब मार्केट बढ़े नहीं बढ़े, एफआईज ने तो अपना काम किया है, करेक्ट। पहली चीज, पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है 1.02 पर। इससे शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी दोनों निचले स्तरों से आएगी, ये भी आप मानकर चलें। विक्स बढ़ रहा है 4%, ये ऊपर के लेवल पे आपको वापस प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाएगा। एक चीज इंटरेस्टिंग है जो मैं डेटा यहीं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कर लेता हूँ दीप, एफआईज और एफएनओ वाले, बिल्कुल, क्योंकि उससे आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, और वो ये है कि 765 करोड़ की बिकवाली एफआईज ने की है कैश में, और घरेलू फंड ने 388 करोड़ की, दोनों ने बेचा। अक्टूबर के बाद पहली बार बैक टू बैक 2 दिन लगातार पहली बार बेचा है जी, करेक्ट। लेकिन सामने आप वायदा कारोबार में देखिए 1860 करोड़ के इंडेक्स खरीदे जी। मजे की बात बताऊं दीप, ये जो 1860 करोड़ के इंडेक्स खरीदे, उसमें 90% खरीदारी जो है वो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बनी है, शॉर्ट कवरिंग नहीं है, लॉन्ग बनी है, फ्रेश लॉन्ग बनी है।
फ्रेश लॉन्ग बनना और शॉर्ट कवरिंग में बड़ा फर्क है। जी सर। शॉर्ट कवरिंग आप तब करते हैं जब गिर गया नीचे, काट लो, खत्म करो। करेक्ट। फ्रेश लॉन्ग मतलब आपका व्यू यहाँ से अच्छा हो रहा है। एग्जैक्टली। तो ये 1860 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा है और अच्छा है। अब मैंने न्यूट्रल क्यों दिया एफआईज के संकेतों को, वो इसलिए कि 765 करोड़ का जितना कैश में बेचा है उसके सामने 671 करोड़ की फ्यूचर्स में स्टॉक्स में खरीदारी की है, तो लगभग बराबर हो गया, सिमिलर हो गया। 100 करोड़ ज्यादा बेचा, उसके सामने 1800 करोड़ की आपकी इंडेक्स की बाइंग है। तो उस लिहाज से ये डेटा बड़े हैंडी है, अच्छे है, इसलिए मैंने एफआईज के डेटा पॉजिटिव लिखे। घरेलू फंड के भले 388 करोड़ का छोटा है लेकिन वो ट्रेंड के साथ नेगेटिव है। अब इसमें बड़ा सवाल है कि इंडेक्स दिन के लोएस्ट पॉइंट पर बंद हुआ है जी, हफ्ते के लोएस्ट पॉइंट पर बंद हुआ है जी, करेक्ट। तो फिर बेचा किसने सही और बात। क्यों? क्यों में ये हो सकता है कि ग्लोबल खराब होंगे, ठीक है, कल हुआ एशिया, लेकिन हम तो एशिया देख के गिरते बढ़ते नहीं है, हमें तो डाउ चाहिए जी। तो डाउ में तो ऐसा कुछ खराब नहीं हुआ, न कल हुआ ना आज हुआ जी। तो इसका मतलब, और आप में कोई भी ये तो अंदाजा नहीं लगा सकते हांगकांग इतना बढ़ेगा गिरेगा और उससे हम ये करेंगे, हम लगाएंगे अंदाजा तो डाउ से ही लगाएंगे, राइट। तो ये तो अंदाजा नहीं था और डाउ ने ऐसा कुछ खराब भी नहीं किया। तो पहली चीज ये आप ग्लोबल मार्केट्स को देखकर नहीं गिरे जी, करेक्ट। दूसरी चीज ये कि नहीं एक्सपायरी के हिसाब से गिरे जी। इसका मतलब ये कोई तो ऐसा आदमी है जो न एफआई है न घरेलू फंड है, कोई तीसरा है ना, वो तीसरा कौन वाला मामला है, लेकिन ये तीसरा वो है जिसे ऐसा लगता है कि बजट खराब आएगा। हाँ, ओके, वो हो सकता है। ये समझने नहीं तो कोई तो बेच रहा है ना भाई। अगर एफआई 1860 करोड़ का इंडेक्स खरीदे और इंडेक्स लोएस्ट लेवल, दोनों लोएस्ट लेवल पर बंद हुए जी, तो किसने बेचा? करेक्ट। तो इसका मतलब ये कि कोई किसी की व्यू बेस्ड सेलिंग हो रही है। ये व्यू या तो दो वजह से हो सकता है, किसी को पता हो कि बजट खराब आएगा, या व्यू ये हो कि बजट के बाद मार्केट करेक्ट करेगा, गिरेगा। मेरा व्यू है, खबर भी हो सकती है, व्यू भी हो सकता है, क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ तो है। और इससे मैं एक जो चीज पढ़ रहा हूं वो ये कि जब एफआईज की इतनी तगड़ी खरीदारी तो लोअर लेवल से आपको सपोर्ट मिल जाएगा, प्लस आपका पुट कॉल रेशियो फेवरेबल है। Exactly. लेकिन जिस तरह की इन्फॉर्म्ड सेलिंग हो रही है वो ऊपर के लेवल पे फिर प्रेशर भी बनाएगा। तो आज के सेशन को समअप करते हुए आपको ये देखना है कि दोनों तरफ ट्रेड के मौके, ये ध्यान रखिए। और वोलेटिलिटी बढ़ेगी जो विक्स में बढ़कर भी आई। बिल्कुल सर, और लेवल्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो फिर बताएं सर, लेवल्स क्या रहेंगे एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए? अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है 14,150 का स्टॉप लॉस रखिए। एक्चुअली वैसे 14,200 ही रख लेना चाहिए, लेकिन 14,150 तो रख ही लीजिए। 30,900 बैंक निफ्टी पर रखिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। शॉर्ट है तो 14,375 छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, बड़ा नहीं करना है हमें। और 31,550 ये ऊपर का स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी पर, ये भी छोटा ही दे रहा हूँ। अब आज स्टॉप लॉस वोलेटिलिटी होने के बावजूद मैं छोटे दे रहा हूँ, क्योंकि है ना, जब आपको पता है कि बड़ा मूव कहीं भी आ सकता है तो स्टॉप लॉस छोटा रखना है। जी सर। जब आपको लगता है कि रेंज से बड़ा मूव नहीं आएगा तो स्टॉप लॉस लंबा रखें ताकि आपका ट्रिगर ना हो और आपके भाव आ जाए। दोनों में स्टॉप लॉस लगाने में भी आपको वो सोचना पड़ता है कि किस तरह से लगाना चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए। नई पोजीशन बनानी है आपको 14,100 14,150 की रेंज में आप खरीदारी का एक मौका देख सकते हैं। 14,000 का स्टॉप लॉस रखें। 14,225 350 375 14,425 14,475 और 14,475 तक बहुत है, 575 तो गलती से लिख गया। 14,475 तक के टारगेट आप ऊपर में निफ्टी के लिए रख सकते हैं। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 14,425 से 14,475 की रेंज में जरूर शॉर्ट करें। 14,525 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। 14,375 14,350 250 और 225 ये चार टारगेट नीचे की तरफ आपके बनेंगे जहां के लिए आपको शॉर्ट करना चाहिए। अब एक रेंज और दे रहा हूं डीप शॉर्ट करने के लिए, चूंकि हम नीचे खुलेंगे और नीचे खुलकर अगर रिकवरी है तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं 14,350 14,425 की रेंज में ही शॉर्ट कर दीजिए। और 14,350 से ही कर दीजिए, एक 14,350 पे, दूसरा 14,375 पे, तीसरा 14,425 पे, मल्टीपल अगर आप कर सकते हैं लोड शॉर्ट तो ये कर दीजिए। और तब आपका स्टॉप लॉस थोड़ा दूर दे रहा हूँ लेकिन जानबूझ के दे रहा हूँ 14,500 का। 14,500 का स्टॉप लॉस होगा। 14,250 225 150 125 ये चार टारगेट के लिए आपको निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है सर। बैंक निफ्टी में देखिए दो इंटरेस्टिंग चीज दी है। पहले तो खरीदारी की राय जो है वो 30,550 30,650 की रेंज में बहुत दूर है, वहां है तो खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस 30,400 का होगा, वेल डिफाइंड है। 30,900 31,000 31,125 31,175 और उसके बाद सीधा 31,450 का निकल कर आता है लेवल। तो आप 31,450 के लेवल को एक बार छोड़ भी दें, 31,175 तक के लेवल आप रखिए क्योंकि आप खरीद रहे हैं बहुत नीचे। 31,450 का लेवल यहाँ से हटा दें। ओके सर। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं
और हिम्मत कर सकते हो तो बैंक निफ्टी में एक लेवल पे हिम्मत करनी चाहिए जी सर। वो है 30,900 से 31,000 ओके। और वहीं पर आप खुलेंगे। लेकिन दीप एक ही कंडीशन पे सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और जरूर लगाएंगे। ओके। वो 30,850 ट्रिगर हो गया, छोड़ दो। ओके। 30,850 का स्टॉप लॉस, 31,125, 175, 450, 550, 650 ये टारगेट ऊपर के एग्रेसिव ट्रेडर के लिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 30,900 के नीचे ना मेरे को 30,550 आते हुए दिखता है। बड़ा फॉल आ सकता हाँ, बीच में लेवल्स नहीं, वो गैप बड़ा है, तो वो 30,700 के आसपास छोटा सपोर्ट है, लेकिन मुझे लगता है वो सीधा 30,550 तक ले जाएगा। अंडरस्टूड। इसलिए आपको एक चांस वहां लेना है और 50 पॉइंट के रिस्क के साथ ही लेना है। ओके। शॉर्ट करना हो तो शॉर्ट करना हो तो वैसे अभी के हिसाब से तो 31,500 31,700 बढ़िया रेंज है जहां आप शॉर्ट कीजिए जी। 31,850 का स्टॉप लॉस है, 31,450 पहला लेवल होगा, 550 नहीं, इसको 31,450 कर दीजिए पहला लेवल, दूसरा 31,350 और तीसरा 31,200। तो 3 लेवल है, 31,450, 31,350, 31,250, इन 3 लेवल के लिए आपको बिकवाली करनी है बैंक निफ्टी में। अंडरस्टूड सर, ठीक है। ये रही पोजीशंस की बात। बैन में सर 3 स्टॉक्स हैं बने हुए हैं इस समय, वहां पर कोई बदलाव नहीं है, सेल, नैल्को और पीएनबी। डेटा आपने समझा दिया, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वायदा कारोबार? एफएनओ के लिहाज से देखिए पुट कॉल रेशियो बढ़िया हो गया, अब 14,200 के नीचे खुलेंगे तो आपकी समस्याएं और बढ़ जाएगी लाइफ में। 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहां पर। दीप, एक जो बड़ी समस्या दिख रही है आज, 14,200 के नीचे खुलकर अगर आप आधा घंटा टिक जाते हैं तो दिक्कत ये कि आपके पुट राइटर्स 75 लाख शेयर जी ये रिस्क पर है। ओके। 14,200 के पुट पर भी 25 लाख शेयर है और ऊपर के 85 लाख शेयर और गिन लें, 75 लाख शेयर पुट राइटर्स मतलब तेजी की पोजीशन वाले रिस्क पर है और उन्हें कल ही कटना है जी। तो उनके लिए रिस्क बढ़ जाती है। तब फिर आपके लिए सीधा अगला लेवल जो बड़ा निकल कर आता है वो 14,000 का आता है, जो कि आपके लिए अहम सपोर्ट है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी वहां पर है जी। ऊपर में 14,400 पार होने के बाद ही पहला ताकत का अंदाजा दिखेगा। तो मुझे लगता नहीं कि अब 14,400 भी अपने से आसानी से पार होगा। क्यों? 40 लाख शेयर हैं कॉल्स में, 24 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। ओके। बड़ी राइटिंग हुई तगड़ी, 24 लाख शेयर बहुत बड़ा होता है, तो 14,400 ही पार नहीं हो। मतलब तो मेरे लिए जो अब समझ में आ रहा है 14,350, 14,375 तो ऊपर की रेंज अब और छोटी हो बहुत रही नीचे है। आ गई, वो दिक्कत है। जो क्लोजिंग हमने गंदी दी है ना सोमवार को एकदम लोएस्ट लेवल पर जी। 14,350, 14,400 ही पार नहीं होगा, डेटा में तो ये दिख रहा है। ओके। लेकिन अब ये है कि अगर पार हो गया तो फिर देखते हैं वहाँ से फिर शॉर्ट कवरिंग क्या आती है। एक्सपायरी के एक दिन पहले का ट्रेड है, बजट भी है, एफआईएस के, दोनों तरफ आपको अगर जैसा देखना है वैसे देखो। अच्छे संकेत देखोगे तो अच्छे भी हैं, खराब देखोगे तो खराब भी हैं। बुल वर्सेस बेयर है। और बैंक निफ्टी में 31,000 आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए, 2 दिनों से होल्ड कर रहे हैं। 9 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उसके नीचे कमजोरी बढ़ेगी तो 30,900, 31,000 को आखिरी उम्मीद मानकर चलें। उसके बाद वहां भी सीधा लेवल नीचे का, बहुत नीचे का खुलता है, सीधा 30,550 का। ऊपर में 31,500 पार नहीं होगा आपसे आराम से, जैसे 14,400 वैसे 31,500 है। 10 लाख शेयर हैं कॉल्स में वहां पर, तो वो रुकावट का लेवल है। तो बड़ी रेंज एक बार आप मान लें 31,000 से 31,500 की है। इसके नीचे 200-250 पॉइंट का मूव एडिशनल गिन लीजिए। अंडरस्टूड। तो इंटरेस्टिंग डे होगा, दोनों तरफ के मौके हैं। कल एक्सपायरी, उससे पहले थोड़ी वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है। आइए आपको बताते हैं कौन से स्टॉक्स पर नजर रखनी है। थोड़ी देर में वरिंदर बंसल से भी चर्चा करेंगे रिजल्ट एक्सरे पर। कुशल, आशीष और देवांशी हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप देखिए सबसे पहले एफएनओ स्पेस पे यहाँ पर 5 स्टॉक्स के आज नंबर्स आने वाले हैं, जिसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स, कैनरा बैंक, मैरिको, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शामिल है। कैश स्पेस की लंबी सूची है, पर कुछ चुनिंदा नाम मैं आपको बता दूं, जिसमें बालाजी अमीन्स, इमामी, जेके पेपर, साथ साथ आपको ज्योति लैब्स और जय भारत मारुति, इसके भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। यही नहीं, अगर आप टाटा कम्युनिकेशन को देखें तो यहाँ पर इसके ओएफएस की प्री बिड मीटिंग आज होने वाली है, तो यहाँ पर नजर रखिए। और नाल्को जो है वो बायबैक पर बोर्ड बैठक करने वाला है। पीएनबी हाउसिंग, इसकी भी पूंजी जुटाने पर जो है आज एक बोर्ड मीटिंग होगी, तो यहां पर भी आपको नजर रखनी होगी। फेडरल मोगल रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस जो है आज खुलेगा। फ्लोर प्राइस 305 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इनफैक्ट नॉन रिटेल हिस्सा जो है वो करीब 4% सब्सक्राइब किया गया है, तो यहां पर भी एक अपडेट है। और फोर्टिस हेल्थ केयर, यहां पर आईएचएच के ओपन ऑफर पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। 3 स्टॉक्स आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे, जिसमें डीसीएम श्रीराम इंटरिम डिविडेंड 5.5 रुपए प्रति शेयर का, सीमेंस 7 रुपए
प्रति शेयर और गेल ₹2.5 प्रति शेयर का इंटरम डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया है। साथ ही कैश स्पेस से कुछ पोस्ट मार्केट नंबर्स आए थे, जिसमें कैनफिन होम्स, जो हमने आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में बताया था, और यहाँ पर जो अनुमान था उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। तो बेहतरीन साइड पर नंबर्स हैं। एनआई जो है 174 से बढ़कर 211 करोड़ पर आती हुई दिखी है। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है हमारा 129 करोड़ का अनुमान था, उसके मुकाबले 132 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ने दर्ज किया है। शारदा क्रॉपकेम यहाँ पर भी नंबर्स बेहतर साइड पर है। मुनाफा जो है 6 से बढ़कर 48 करोड़ हुआ है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स है वो भी 10% से बढ़कर 22%। तो आउटस्टैंडिंग नंबर शारदा क्रॉपकेम की तरफ से भी। ओके, तो कुछ नतीजे हैं वहाँ पर और कुछ और नतीजों के बारे में वरिंदर बंसल से भी चर्चा करने वाले हैं। पर देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से खबरों वाले शेयर हैं आपके पास? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो एमएसटीसी के लिए काफ़ी अच्छी खबरें आती हुई दिख रही है। आप देखिए, नीलांचल जो इस्पात के लिए बोलियां मंगवाई हैं सरकार ने, वो इस प्लेटफॉर्म से होती हुई दिखेंगी, इस पोर्टल से होती हुई दिखेंगी। तो इसके चलते आपको नजर रखनी है, स्ट्रेटेजिक विनिवेश के लिए बोलियां मंगाई गई हैं। साथ ही इसके लिए भी खबर है कि राजस्थान में जितनी भी शराब की दुकानों का लाइसेंस है उसका जो ऑक्शन है वो भी एमएसटीसी के पोर्टल से होता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए दो अच्छी खबरें आती हुई दिख रही हैं। भारत डायनामिक्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड या इक्विटी फंड, उन्होंने इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है, 0.06% हिस्सेदारी बढ़ाई है। मौजूदा हिस्सा उनका 4.97% था, वहां से बढ़कर अब 5.03% हो चुका है। चोलामंडलम फाइनेंशियल्स, यहाँ पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपना हिस्सेदारी कम की है, 2.14% हिस्सा बेचा है और उनका जो हिस्सा है वो 7.08% से घटकर 5% से भी नीचे आता हुआ दिखा है, 4.94%। गेल, इसके रिकॉर्ड डेट का अपडेट आया है जो कि 28 जनवरी को है, यानी कि आज एक्स डेट होता हुआ दिख रहा है। बायबैक की जो प्राइस है वो 150 रुपये प्रति शेयर पर तय की गई है और बायबैक की जो साइज़ है वो करीब 1050 करोड़ की है। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर नज़र कीजिए, जहाँ पे थोड़े दिन पहले कंपनी का ये कहना था कि वो बाबक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी में करीब 11% हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं। 92 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदने की बात हो रही थी, अब ये अधिग्रहण उन्होंने पूरा कर लिया है 92 करोड़ में। साथ ही फ्यूचर रिटेल पर भी नज़र रखें, जहाँ पे कंपनी ने ये कहा है कि अमेजॉन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग LLC ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया उनकी तरफ, और ये कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो अमेजॉन है इन पे पिटिशन फाइल करता हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट से क्या ऑर्डर्स आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन नेगेटिव खबर फ्यूचर रिटेल के लिए आती हुई दिख रही है। ओके, तो कुछ और खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको रखनी है नजर, देखते हैं ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, कौन सी है रिपोर्ट्स आज के लिए? गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स है। कोटक महिंद्रा बैंक CLSE की रेटिंग देखिए, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2000 से लक्ष्य को घटाकर 1850 कर दिया। और लगभग सभी रिपोर्ट्स में एक बात कही गई है कि जो अच्छी खबरें हैं सब डिस्काउंटेड नजर आ रही है। स्टॉक में देखें तो सेक्टर में एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ब्रोकरेज हाउसेस को ज्यादा पसंद आ रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की राय दी है। JP मॉर्गन ने तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, ओवरवेट की रेटिंग को घटाकर न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य लेकिन उन्होंने जो है 1575 से बढ़ाकर 1760 कर दिया। हालांकि फिर भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से ही नीचे का लक्ष्य है। UBS जो कि बैंकिंग स्टॉक्स पर काफी ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ये बिकवाली की राय दे रहे हैं 1700 रुपए के लक्ष्य के लिए। L&T यहाँ पर जो है हाईएस्ट एवर ऑर्डर इनफ्लो देखने को मिला और सबके सब ब्रोकरेज हाउस अगर आप देखें तो बुलिश ही नजर आ रहे हैं। CLSA खरीदारी की राय दे रहे हैं 1620 के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, 1725 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1745 कर दिया है। क्रेडिट स्विस भी लगभग 1700 के आसपास का लक्ष्य दे रहे हैं। HSBC खरीदारी की राय दे रहे हैं और मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ICICI सिक्योरिटीज CLSE की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है लेकिन लक्ष्य घटाया है, 625 से घटाकर 540 कर दिया है। 445 के आसपास का करंट मार्केट प्राइस है और ये मान रहे कि कैपिटल मार्केट्स में जो हाल ही में उत्साह देखा गया तो उसके चलते बढ़िया क्लाइंट एडिशन देखने को मिला, लेकिन जो मार्जिन को लेकर नए नियम है इसका एक असर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो डेरिवेटिव्स वॉल्यूम पर देखने को मिल रहा है। अदानी पोर्ट्स HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 540 से बढ़ाकर 660 कर दिया है, 523 करंट मार्केट प्राइस है और ये कह रहे कि प्रमोटर्स की तरफ से जो प्लेज शेयर हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। FY20 में अगर आप देखें तो 58% थे जो कि अब घटकर केवल 24% हो गए। कमजोर नतीजों के बाद रिलायंस मैक्वायरी की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और काफी नीचे का लक्ष्य दिया है 1350 का, 1935 करंट मार्केट प्राइस है। और अंत में सुप्रीम इंडस्ट्रीज जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 2120 से बढ़ाकर 2360 कर दिया, 1720 के आसपास का करंट मार्केट प्राइस है और ये कह रहे मिड कैप में अगर आप देखें तो इनका पसंदीदा स्टॉक है। क्या बात है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर इतने बुलिश? हाँ जी, इंटरेस्टिंग। चलिए अच्छी बात है। और आप कह रहे थे रिजल्ट्स में एक्सिस और ICICI को छोड़कर कुछ भी पसंद नहीं है? हाँ, उन दोनों के रिजल्ट नहीं आए, उन दोनों के नहीं है और ये ज्यादा पसंद आ रहे हैं। कोटक किसी को पसंद नहीं आ रहा है। रिजल्ट के पहले सबको सब पसंद आ रहे थे, रिजल्ट आने के बाद सब पसंद कम आ रहे हैं।
उम्मीद करें कि एक्सिस और आईसीसी इनको रिजल्ट के बाद भी पसंद आए। एक्सेस तो आज ही है। एक्सिस आज ही रिजल्ट आने के बाद सबका मूड खराब हो रहा है। वो जो सुप्रीम कोर्ट वाला जो मॉरेटोरियम के चक्कर में जो एक्चुअल डिस्क्लोजर पे बड़ा हाल खराब हो रहा है। तो अभी आपको करना ये कि बैंक्स के जब भी रिजल्ट आए, रिजल्ट देख के तुरंत कूदाफादी ना करें, पहले समझ लें कि एनपीए की सिचुएशन क्या है। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। ओमकारा कैपिटल के फाउंडर वरिंदर बंसल हमारे साथ हैं हर रोज की तरह नतीजों का विस्तार से विश्लेषण करने के लिए, और जो उनकी फेवरेट स्पेस है कि अच्छे नतीजे और वैल्यूएशंस भी अच्छे, यानी कि जहां पर खरीदारी के और इन्वेस्टमेंट करने के मौके आपको मिलते हैं। वरिंदर गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत इसी स्पेस से। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। अगर 1 मिनट ले सकूं सर, थोड़े बड़े नंबर्स बोलने के लिए। एलएनटी के नंबर्स बहुत जबरदस्त आए थे। ऑर्डर इनफ्लो ही आई थिंक स्टैंड आउट करता है। ऑर्डर इनफ्लो टू बी ऑनेस्ट सर, ये उतना सस्ता स्टॉक नहीं रहा है जितना सस्ता वो 800 साढ़े 800 पे होता था। बट अगर वो कैपेक्स साइकिल रिवाइव हो रहा है, दिस इज वन कंपनी अभी भी लोग देखना पसंद करेंगे। सो कैल्विन होम्स के नंबर इन लाइन आए थे। उनके मार्जिन नेम्स कम हुए जा रहे हैं थोड़े से, बिकॉज उनका रिटेल पोर्शन ज्यादा बढ़ रहा है। सो नॉट वेरी एक्साइटिंग कैल्विन होम्स in the segment of जिनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और नॉट सो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है, बिकॉज एक्सपेंसिव तो भी सब कुछ हो चुका है सर। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नंबर्स मुझे अच्छे लगे थे सर। ऑफ कोर्स अगर आप क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो नंबर्स आपको थोड़े से कम दिखेंगे, बिकॉज सेल्स मेरे ख्याल में 422 करोड़ से 620 करोड़ वाई हो गया है, और लास्ट क्वार्टर में उन्होंने 680 करोड़ किया था। सर एक ही चीज इसमें जो स्टैंड आउट होती है वो है कि इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो होता है वो इम्प्रूव हुआ है 300 बेसिस पॉइंट से टू 42%, विच इज द लोएस्ट एवर। रीजन क्या था? बिकॉज इनका जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस का रिडक्शन हुआ 28%, इसलिए इसके जो मार्जिन है आपको 60% दिखेंगे। इवन इफ यू कंपेयर क्वार्टर जो 56% थे और वाई और वाई तो 47% थे। एंड दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। एक आईसीसी डायरेक्ट नियो एक डिस्काउंट प्लान निकाला है, जो देयर इज निल ब्रोकरेज ऑन फ्यूचर्स ट्रेड्स एंड व्हाटएवर इट, ₹20 पर ऑर्डर ऑन इंट्राडे। तो ये इनोवेशन किए जा रहे हैं। इट्स अ टेक प्लेटफॉर्म। महंगा स्टॉक नहीं है, 18 टाइम पे ट्रेड करता है, बट अगेन जिस तरीके से मार्केट बिहेव करता है उस तरीके से होगा। बट आई वाज वेरी गंग हो व्हेन आई लुक एट द नंबर्स ऑफ दिस कंपनी। गोइंका ग्रुप सर आपने देखा होगा, ऑफ कोर्स आरपीजी लाइफ साइंसेज डज नॉट बिलोंग टू संजीव गोइंका ग्रुप, बट इन्हें गोइंका ग्रुप में कुछ ना कुछ चीजें अच्छी हो रही है, देखने को आ रही है बहुत टाइम के बाद। तो आरपीजी लाइफ साइंसेज के नंबर्स अच्छे थे। एबिटा 43% ऊपर था, प्रॉफिट 60% ऊपर था, मार्जिन 20% आया है सर वर्सेस 15%, और इवन क्वार्टर फ्लैट ही रहे ऑलमोस्ट। और ये 17-18 टाइम पे ट्रेड करता है स्टॉक सर, तो बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। कुछ छोटे छोटे कंपनीज के नंबर्स आए थे सर, बट उनमें वॉल्यूम कम होता है, सो आई विल स्किप दोस नंबर्स। ठीक बात है। तो ये आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स और जहां वैल्यूएशंस भी आकर्षक है, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे होने के बावजूद थोड़ा महंगे शेयर हैं, वो कौन से हैं? सर ये केमिकल स्पेस में ना उतने सर वाई एंड वाई देखेंगे तो अगेन नंबर्स आपको सबके अच्छे दिखेंगे, बट क्वार्टर दिख रहा है कि हमें थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है कुछ नंबर्स में। जैसे नवीन फ्लोरिन के नंबर्स कल देखे, सेल्स 20% ऊपर है वाई एंड वाई, बट क्वार्टर 3% नीचे है। मार्जिन क्वार्टर 28.5% से 26% रह गई है। एबिटा आपको वाई एंड वाई दिखेगा कुछ 65 करोड़ से 80 करोड़ हो गया, बट लास्ट क्वार्टर इन्होंने 90 करोड़ किया था। So quarter there is a pressure which is seen in numbers, चाहे वो सेल्स हो, एबिटा हो या मार्जिन्स हो। 30 टाइम्स पे ट्रेड करता है स्टॉक सर, सो सस्ता स्टॉक नहीं है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि एक आपको याद होगा, आपने एसआरएफ के नंबर्स देखे, आपने नवीन फ्लोरिन के नंबर्स देखे, तो आपको एक होता है ना वो तकड़े जो नंबर्स हमने 1-2 क्वार्टर्स पहले देखे थे ना केमिकल्स पे, वहां पे थोड़ा सा स्लाइटली क्वार्टर डिप आ रहा है। तो उस कैटेगरी में कि ओके रिजल्ट्स थे, नॉट ग्रेट, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक है ये नवीन फ्लोरिन। ओके, तो ये आपके लिए नवीन फ्लोरिन है। लेकिन अब जैसे जैसे रिजल्ट सीजन में हम आगे बढ़ते हैं, वो बैक बेंचर्स आते हैं ना, उनके मतलब जो खराब वाले वो शुरू हो जाते हैं। तो अब आपकी लिस्ट थोड़ी लंबी हो रही होगी खराब रिजल्ट्स की भी। सर हो रही है। अगेन मैं बोलूंगा सम ऑफ द ग्रेट कंपनीज जो मैं 2-3 क्वार्टर पहले आपके चैनल पे बात करता रहता था, उसमें से जो वीक रिजल्ट्स आए हैं, जैसे एस्टेक लाइफ साइंसेज, honestly this was a big disappointment for me. Sales 7% नीचे है वाई एंड वाई, क्वार्टर तो 25% नीचे थी। एबिटा 25% नीचे है वाई एंड वाई, तो वाई एंड वाई भी नंबर्स खराब हो गए हैं। और क्वार्टर तो they were down 47%, जो एबिटा की बात कर रहा हूँ मैं। और प्रॉफिट वाई एंड वाई 42% डाउन और क्वार्टर 60% नीचे था।
सो एस्टेक के नंबर्स आपको 2 क्वार्टर पहले याद होंगे सर, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट एस्टेक केमिकल्स एंड एवरीथिंग, but to see EBITDA falling down by 25% YoY was not expected. Aztec से 20 टाइम पे ट्रेड करता है स्टॉक, तो ओके, नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट द नंबर्स वर नॉट ग्रेट। चेन्नई पेट्रोलियम सर, मतलब ये बैक पंचर ही रहा है स्टॉक, बट बिकॉज ऑफ कमोडिटी प्राइसेस, क्रूड नीचे था तो उनके पास बहुत इन्वेंटरी पड़ा था, तो लास्ट क्वार्टर देखा आपने, नंबर बहुत जबरदस्त था, स्टॉक भागा था, बट अभी ये बैक टू सिंगल डिजिट आ गया है सर, और सिंगल डिजिट भी लो मार्जिन में आ गया है। सो आई डोंट थिंक सो, आई विल नेवर कंपेयर दीस कंपनीज YoY बिकॉज ऑफ द ह्यूज वॉलेटिलिटी जो नंबर्स में रहती है। तो EBITDA मार्जिन सर 12.5% था लास्ट क्वार्टर, जो इस बार 3.5% ही रह गया है, और इस बार कंपनी ने एक नेट लॉस किया है 550 करोड़ का, और क्वार्टर इसने 292 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इवन अगर आप YoY देखना चाहेंगे तो भी ये नेट प्रॉफिट 11 करोड़ से नेट लॉस 550 करोड़ आ गया है। सो डिसअपॉइंटिंग नंबर्स कमिंग फ्रॉम चेन्नई पेट्रोलियम। महिंद्रा हॉलिडेज के सर नंबर आगे थे, आई नो की मार्केट आज में, बट there are few categories of companies in Mahindra Group which continues to disappoint again. चाहे वो Mahindra Holidays था, या पहले हमने बात किया था, तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ओनली गुड थिंग इज इनके पास कैश 850 करोड़ का पड़ा है, सेल्स EBITDA प्रॉफिट सब नीचे ही था। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज बिकॉज इनका जो यूरोपियन सब्सिडरी है, उसमें बहुत बड़ा प्रेशर था बिकॉज ऑफ द सेकंड वेव ऑफ कोविड जो वहां पे आया था, उसके कारण के नंबर्स बहुत खराब दिख रहे हैं। पर अदरवाइज सर, अगर आप मुझसे पूछो कि 25 तारीख के बाद कुछ नंबर ऐसे तोड़ कुछ आए, तो ऑनेस्टली आई कांट पुट माय फिंगर ऑन एनी स्टॉक जहां पे कुछ एक्सेप्शनल रिजल्ट्स आए, जहां पे मन खुश हो गया। अच्छा, एक भी नहीं ऐसा? L&T से भी मन खुश नहीं हो रहा आपका? सर ऑनेस्टली नहीं हो रहा, बिकॉज एज आई सेड कि स्टॉक हैज ऑलरेडी रन अप, इट इज नॉट कि स्टॉक रन अप नहीं हुआ। अगर आप नंबर्स देखें तो सेल्स नीचे थी एक्सपेक्टेशन से, इट वाज ओनली बिकॉज द ऑपरेशनल मार्जिन्स वर बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो सेल्स में ज्यादा कुछ नहीं हुआ जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था। कॉस्ट कंट्रोल के कारण मार्जिन्स अच्छे आए हैं, दैट इज द ओनली रीजन। तो इट इज ऑल फ्यूचर गाइडेंस की ऑर्डर इनफ्लो सर 70,000 करोड़ का एक्सपेक्टेड था, 70,000 करोड़ के सामने 73,000 करोड़ आया। सो ऐसा नहीं है कि 70,000 करोड़ के सामने 80-90,000 करोड़ आया है। सो एज आई सेड, ये इकोनॉमी के साथ पिकअप होगा, किस तरीके से होगा, बट कोई तोड़ नंबर नहीं है कि बोलूं अरे वाह क्या नंबर आ गया। लो कोई बात नहीं, अगली बार L&T को कहेंगे कुछ और कोशिश करें। वैसे पहले आप कहाँ हैं, भटिंडा में या मुंबई में? बॉम्बे में सर, आपके लिए बॉम्बे में इतनी कौन सी ठंड है? इतना मतलब एकदम सब जैकेट वैकेट पहन के, इतनी ठंड बॉम्बे में? मैं जैकेट पहन के बैठा हूँ। लग तो ऐसा ही रहा है। अरे सर नहीं सर, नहीं सर, देखो चलो ठीक है, फिर ठीक। मुझे लगा कि वैसे आज टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा है, आज बढ़ा है आज सॉरी मतलब कम हुआ है। कल हाँ, बढ़िया कम हुआ है, ठंडी मतलब, हाँ, मतलब अच्छी खासी ठंड है पिछले 1-2 दिनों में। वो कश्मीर में बर्फ गिरती, फिर 2-3 दिन बाद हमारे यहाँ तक ठंड पहुंच जाती है। चलिए वरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे होगी मुलाकात, और उसके बाद बजट पर तो अच्छा आप जाए उससे पहले एक मिनट रुकिए, एक मिनट जाइए मत। बजट पे इस बार हमने कुछ खास किया है, और चूंकि हमारी बजट की थीम है कि ग्रोथ की वैक्सीन, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन मिल चुकी है, ग्रोथ की वैक्सीन चाहिए, तो इस बार हम लगा रहे हैं बजट के दिन बजट रिसर्च लैब। वित्त मंत्री हमारी इस इकोनॉमी की डॉक्टर, और वो बनाएगी वैक्सीन ग्रोथ की, और आपको ये ग्रोथ की वैक्सीन बनते हुए देखना है बजट रिसर्च लैब में कैसे। एक झलक देखिए। बजट से पहले, बजट भाषण के दौरान और बजट के बाद का सारा एक्शन 1 फरवरी को जी बिजनेस ला रहा है बजट स्टॉक एक्सचेंज। एक ऐसा एक्सचेंज जहां बजट के ऐलानों पर मिलेंगी कमाई की कॉल, और साथ ही बजट रिसर्च लैब में मिलेगा ऐलानों का आसान विश्लेषण। तो हमारी बजट रिसर्च लैब और उसके साथ साथ बजट स्टॉक एक्सचेंज, जो हर साल हमारे सारे एक्सपर्ट्स जो है ना बजट कैफे में बैठते हैं, इस बार वो बजट स्टॉक एक्सचेंज में बैठेंगे, ताकि बजट के वक्त, बजट भाषण के दौरान और बजट के बाद जो भी प्रोविजंस, जो भी अनाउंसमेंट वित्त मंत्री की तरफ से आए, उसका स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक्स पर क्या असर पड़ेगा, मार्केट कैसे मूव होंगे, स्टॉक्स आपको कौन से ट्रेड करने, वो हमारा पूरा का पूरा पैनल। देखिए दमदार पैनल, हमारे सारे एक्सपर्ट जिन्हें आप रोज देखते समझते हैं, और आमतौर पर आपको लगता है कि वो बजट के दिन नहीं दिखेंगे। जी नहीं, यही वो सारे एक्सपर्ट हैं जो बजट के दिन भी और साल भर आपकी मदद करेंगे। तो BSE यानी बजट स्टॉक एक्सचेंज
आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। और वीरेंद्र, आपका भी इंतजार रहेगा हमारी बजट रिसर्च लैब में, और हमारे सारे बाकी खास मेहमान जो है हमारे बजट रिसर्च लैब में, रामदेव अग्रवाल साहब, सुनील सिंघानिया, मधु केला सर, बाकी सारे बड़े एक्सपर्ट्स बाजार के जो है सब आपके साथ जुड़ेंगे। 1 फरवरी को बजट का सबसे बड़ा कवरेज, और पिछले 3 बजट पे मार्केट लीडर आपका अपना जी बिजनेस, हाईएस्ट नंबर्स पिछले 3 बजट से लगातार आ रहे हैं। बड़े दिन आपका भरोसा। मैं और दीप सुबह 8 बजे से, दीप तैयार है लंबी के? नहीं, उसके पहले आपको 1 घंटे और 7 से 8 बजे तो हम मानसी के भरोसे छोड़ देते हैं। देखिए 8 बजे से मैं और दीप पूरे दिन भर आपके साथ रहेंगे। दीप 3:30 बजे तक रहेंगे, मैं 5 बजे तक रहूंगा। मैं 5 बजे तक रहने वाला हूँ। बैक के लिए बेल्ट लगवा? नहीं, आदत है। पिछले 2 बजट से हमने लगातार लंबी इनिंग खेली। पिछले बजट में तो आप भी साथ में थे ही, तो और वरिंदर भी हमारे साथ सुबह से होंगे, और बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट्स होंगे। तो बजट के लिए और पूरा बजट कैफे हमारे बंसल जी, कुणाल जी से लेकर सारे हमारे एक्सपर्ट पूरी लंबी इनिंग खेलने के लिए थे। 8 बजे से 3:30 बजे तक आप लोगों की, और मैं 5 बजे तक हूँ। और अभी मेरी और फरमाइश आई है हमारी टीम की तरफ से, अमित दत्ता जी कह रहे हैं कि सर रात को 8 से 9 बजे का डिस्कशन भी आपको ही करना है। मैंने कहा एक बाल्टी ले आओ और थोड़ा सा नल लगा के खून निकाल लो, कर लेते हैं एक साथ। लेकिन चलिए, अगर एनर्जी बची तो रात को 8 बजे भी शो करूंगा। सर आप तो कर लेंगे बजट के दिन, तो आइए दबाव बनाने की जोश तो आ ही जाएगा सर। तो अनिल जी जी वरिंदर। तो अनिल जी ऑनेस्टली हम भी पूरी जान लगा देंगे आपके साथ साथ, बिकॉज वही आपसे सीखा है, और इसीलिए मैं तो जितना और सीख सकता हूँ 30 तारीख से पहले और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम भी ओमकारा पाठशाला पे अनंत नारायण जी को लेके आ रहे हैं, क्या बात, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, ताकि 1 तारीख को जितना हम सब अच्छे समझदार लोगों से सीख सके, सारा कुछ आपके साथ जी पे रखें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और लर्निंग तो जिंदगी भर की चीज है, होती रहनी चाहिए। ये एक प्रोसेस है, डेस्टिनेशन नहीं। लेकिन आज 11 बजे बजट कैबिनेट भी बनने वाली है। जी हाँ, हर एक मिनिस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं बजट से, हर एक सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं और क्या कुछ हो सकता है, इस पर जी बिजनेस की बजट कैबिनेट होगी। हमारे सारे, नहीं अभी इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। हर सेक्टर, हर मिनिस्ट्री की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी क्या हो सकता है, इस पर 11 बजे का ये विशेष शो मिस मत कीजिएगा। अगर आपने, मुझे पक्का भरोसा है वीकेंड पर और कल भी बजट की पाठशाला अच्छे से देखी होगी, तो आपको बजट की पाठशाला में वरिंदर ने पूरा बता दिया कि क्या देखना है बजट में, कैसे देखना है, क्या समझना है। वैसे ही हर एक सेक्टर में, हर एक मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्या देखना है, क्या समझना है, आज की बजट कैबिनेट में आपको बताया जाएगा। तो 11 बजे बजट कैबिनेट मिस मत कीजिएगा। आइए सभी हमारे एक्सपर्ट्स का करते हैं स्वागत। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, सिमी जी, शुभम जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज सुबह सुबह हमारे लिए वक्त देने के लिए। आइए स्टॉक्स के साथ ही करते हैं शुरुआत। सबसे पहले एलएनटी। शुभम जी जरा बताएं, एलएनटी के नतीजे उम्मीद के मुताबिक थोड़े से बेहतर ये रहे, इनके लिए लेवल्स, जिनकी तेजी की पोजीशन है, स्टॉप लॉस क्या रखनी चाहिए, टारगेट क्या रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। एलएनटी के लिए अगर हम लेवल वाइज देखें तो मुझे लगता है कि जो अहम सपोर्ट है वो लगभग 1330 के आसपास है। तो 1330 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहें, और इसमें अगर अपसाइड में हम लेवल्स देखें तो मुझे लगता है कि 1415 तक के यहाँ पे लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो 1330 का स्टॉप लॉस, 1415 का टारगेट एलएनटी में बने रहने की राय होगी। ओके, एलएनटी में बने रहने की राय। सिमी जी, कैन फिन होम्स, इसके नतीजे देखिए, माफ कीजिएगा चार्ट देखिए, नतीजे में बता रहा हूँ, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। हमने ये स्टॉक कवर भी किया था और कहा था कि बहुत बड़े रिजल्ट्स आएंगे, वैसे आए भी हैं। तिमाही दर तिमाही बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आई है। ग्रॉस नेट लेवल पर एनपीए घटे हैं, प्रॉफिट भी बढ़कर आया है, उम्मीद से थोड़ा बेहतर ही रहा है। ये बताइए कैन फिन होम्स क्या लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है अब? अनिल जी गुड मॉर्निंग। ये स्टॉक लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा चुका है। मेजर सपोर्ट जो है 465 के आसपास दिख रहा है। मुझे लगता है कि 465 का सपोर्ट होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड करता है तो एक रिकवरी एक्सपेक्टेड होगा, जिसका टारगेट ये वापस से 500-510 के आसपास तो जा सकता है। 465 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उससे नीचे आने से इसका जो मेजर मीडियम टर्म ट्रेंड वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। लास्ट 4-5 महीने से ये स्टॉक उसी रेंज को सपोर्ट लिया है। तो सपोर्ट अगर टूट जाएगा तो एक बार के लिए मेरा तो एग्जिट कॉल होगा, नहीं तो 465 के नीचे स्टॉप लगा के 500 से 520 का टारगेट के लिए होल्ड किया जा सकता है। बंसल जी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज नंबर्स बड़े तगड़े आए हैं। हालांकि एक इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट थोड़ी सी एक जो आई है, इस पर उन्होंने टारगेट घटाए हैं।
आमतौर पर इतने अच्छे नतीजों के बाद टारगेट बढ़ने चाहिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने 625 से टारगेट घटाकर 540 किया है। उनका ये कहना था कि ये जो डेरिवेटिव्स में मार्जिन वगैरह बढ़े उसके बाद थोड़ी सी इनकी कमाई आगे चलते हुए कम हो सकती है। ये रिजल्ट तो बड़े तगड़े, ये स्टॉक भी हमने बताया था नतीजे आएंगे कमाई कराने में कि बढ़िया रिजल्ट आएंगे। इसके चार्ट देखिए जरा। अनिल जी, चार्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है, काफी बढ़िया टेक्निकल रुझान है और काफी समय से स्टॉक एक्यूमुलेशन जोन में घूम रहा है और इसको मैंने और कुणाल जी ने भी कई बार रिकमेंड करा है। स्टॉक में नीचे में देखें तो 434, 435 एक काफी अच्छा बेस है और इन स्तरों पर भी 435 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करना चाहिए। और इसमें जो टारगेट्स बैठते हैं, एक शॉर्ट टर्म टारगेट बैठता है 490 से लेकर 520 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट जोन है और इस टारगेट जोन के लिए रिस्क रिवॉर्ड देखें तो काफी फेवरेबल है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर खरीदारी की राय है। कुणाल जी, चेन्नई पेट्रो के रिजल्ट्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं। चार्ट्स देखकर कामकाजी मुनाफा काफी घटा है, 67% घटकर आया है। मुनाफे से नुकसान में आई है कंपनी, लॉस आया है 546 करोड़ का। रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, चार्ट्स बताइए जरा। अनिल जी, हालांकि सबसे पहले अनिल जी गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग दीपांशु को। और अनिल जी, ये जो आपने आज पीली कमीज और लाल टाई पहनी है अनिल जी, ये पहनते ही आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। ये बात तो सही है। तो अनिल जी, जैसे शक्तिमान की एक यूनिफॉर्म है और स्पाइडरमैन की एक सूट है, तो अनिल जी वैसे ही आपका भी ये सूट है अनिल जी, तो इसको जरूर धारण कीजिएगा बजट वाले दिन। सोच रहा हूँ अगली बार जब मेरा वार्डरोब का बजट पास हो उस समय मैं सारे 5-7 एक साथ पीले शर्ट ही बनवा लूँ। तो कैसा रहे, मार्केट न्यूट्रल कलर। उसमें एक रिस्क है, लोगों को लगेगा यही वाला है जो धो धो के रोज पहनते हैं, तो वो इसलिए अपना कलर वाला ही ठीक है सर। और किसी दिन अगले कुछ विशेष करना हो तो उस दिन फिर येलो पहन लिया जाए, ज्यादा बढ़िया है स्पेशल ओकेजन के लिए। धन्यवाद कुणाल जी। बताएं सर, आप किस पर राय दे रहे हैं? चेन्नई पेट्रो जी। अनिल जी देखिए, चेन्नई पेट्रो चार्ट अच्छा है लेकिन एक डबल टॉप पैटर्न बना था कल के दिन और उसके बाद कुछ रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिखी। मुझे लगता है कि अगर ये 125 के लेवल्स, 122 के लेवल्स को पार नहीं कर पाता, 122, तो फिर आपको इसमें करेक्शन देखने को मिलेगा। करेक्शन भी बहुत डीप नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि 110 के आसपास सपोर्ट हासिल है शेयर को। तो 110 और 122 ये दो स्तर हैं जिनको देखना है। 110 के आसपास मुझे लगता है एक बड़ा सपोर्ट हासिल है स्टॉक को, तो वहां पर ये गिरावट रुकनी चाहिए। ओके, ये है आपके लिए चेन्नई पेट्रो पर आए। नवीन फ्लोरिन, सुमित जी जरा इसके चार्ट देखिए। ये भी दमदार रिजल्ट देते हुए नजर आई ये कंपनी और यहाँ पर ये हमने नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, मैं कहा था कि इसके रिजल्ट्स आएंगे दमदार। तो कम से कम ये सेगमेंट अभी तक एकदम परफेक्ट जा रहा है। जिन जिन कंपनियों के नतीजे अनुमान लगाए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, नवीन, आपका हिंदुस्तान जिंक और एक और कैनफिन होम्स, सारे रिजल्ट्स बैंग ऑन टारगेट, रिजल्ट्स बहुत ही परफेक्ट आ रहे हैं। नवीन फ्लोरिन के चार्ट देखिए सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, नवीन फ्लोरिन के अंदर बिल्कुल एकदम चार्ट्स के ऊपर स्ट्रक्चर मजबूत ही दिख रहा है। स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट है 2470, 2480 के पास है, तो जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल होल्ड करके चलना है। और ऊपर में जैसे 2600 के ऊपर एक बार क्लोजिंग देखने को मिलता है 2600 के ऊपर, तो उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग बढ़ेगा और फिर ऊपर में 2700 से 2750 तक के लेवल नवीन फ्लोरिन में देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा और फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं और यहाँ पर और आगे तेजी की संभावनाएं पूरी है। ऑटो स्टॉक्स पर अविनाश जी आप अपनी राय दीजिए। गुड मॉर्निंग। जो सरकारी गाड़ियों पर तो स्क्रैपेज पॉलिसी आ चुकी है, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए अब आया है डिस्कशन पेपर। ऑटो कंपनियों के लिए कैसे देख रहे हैं आप इसे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, ये जो पॉलिसी अभी आई है, इसका जो ड्राफ्ट पेपर आया है, इसमें एक बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट ने एग्रेसिवली स्क्रैपेज पॉलिसी फॉलो करने की बात नहीं की है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो व्हीकल्स पुराने हैं वहाँ पे उनको रोड टैक्स और ड्यूज ज्यादा देने पड़ेंगे। तो कम से कम हमको लग रहा है कि इन द नियर टर्म इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट टू व्हीलर या पैसेंजर कार या कमर्शियल व्हीकल पे नहीं आएगा। उम्मीद काफी थी कि यहाँ पे कम से कम 15 साल पुराने ट्रक को कंप्लीटली इमीडिएटली स्क्रैप किया जाएगा, लेकिन अभी जो करंट रूल है वहां पे ये कहा गया है कि अगर पुरानी गाड़ी है तो उसे रख सकते हैं, लेकिन उसका रोड टैक्स बढ़ेगा। तो ये बड़ा इंपैक्ट ऑटो कंपनीज पे नहीं आएगा जो पहले लग रहा है आने वाला था। तो यहाँ पे जरूर थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट आया है और मार्केट उम्मीद कर रही थी कि इससे अच्छी पॉलिसी आए। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट FY22 में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट डिमांड में आएगी, इसके कारण लग नहीं रहा है। तो मोटा मोटी ये मैं समझता हूँ न्यूट्रल टू नेगेटिव है, इसमें कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। बिल्कुल, तो आपके मेरे विचार मिल रहे हैं कि कोई खास ऐसा खराब कोई अच्छा हुआ हो वैसा आया नहीं है। जरा थोड़ी देर में मैं आपके पास पहुंचूंगा शुभम जी, तब तक एक बार FNO में
सोचकर, देखकर, समझकर रखिए कौन सा बढ़िया स्टॉक है एफएनओ में, ऑटो स्पेस में, जिसे शॉर्ट किया जा सकता है। वो आराम से आप ढूंढिए, कोई हड़बड़ी और कोई जल्दबाजी है नहीं। तब तक सिमी जी आप चार्ट देखिए मैकडोवेल के। आज आने वाले हैं नतीजों से पहले कोई ट्रेड बनता है तेजी या मंदी का? नहीं अनिल जी, मैं नतीजे से पहले कुछ भी ट्रेड नहीं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक में मैं तो बहुत बुलिश हूँ स्टॉक में, पर एक आज का रिजल्ट्स के बाद ही कोई कॉल लेना चाहेंगे। मेजर सपोर्ट मैंने उस दिन भी कहा था लास्ट मंडे को 630 से 626 के बीच में अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो स्टॉक में 660 से 670 तक जाने का पूरा उम्मीद है। रिजल्ट्स बहुत खराब आएगा और स्टॉक 626 के नीचे चला जाएगा तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकता है। नहीं तो जिनके पास पोजीशन है 626 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहे और 660 670 का टारगेट का इंतजार कीजिए। ओके, ये है आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडोवेल पर राय सिमी जी की तरफ से।